यूसुफ पटेल वर्सेस क्राउन। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद एक जो और हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट केस है वो यूसुफ पटेल साहब का केस है। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में ये हुआ था कि जिस तरह प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो फेडरल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, जिसको जस्टिस मुनीर साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है रेट ऑफ मैंडेमस और को वारंटों की, तो वो जो सेक्शन है उसको गवर्नर जनरल की असेंट नहीं मिली थी, उस पर साइन नहीं हुए थे। अगर साइन नहीं हुए थे तो इसका मतलब है कि वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। अब अगर वो ऑपरेशनल नहीं है तो कोर्ट्स उस बारे में कुछ कर नहीं सकती असम्बली के डिसोल्यूशन के बारे में, इसलिए डिसोल्यूशन जो थी वो बरकरार रखी थी। अब हुआ क्या, इस एक्ट के नतीजे में ऑलमोस्ट 46 जो थे गवर्नमेंट के एक्ट वो इलीगल डिक्लेयर हो गए, ठीक है, या अल्ट्रा वायर्स, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे तो अदालत के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, ठीक है, जितने भी अग्रीव्ड लोग थे जिनको उन एक्ट्स के नतीजे में सज़ाएं मिली थी, क्योंकि एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर सज़ा भी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फिर इस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, एमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955 में, ठीक है। अब इस ऑर्डिनेंस में 4-5 चीज़ें थी। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि जी हमें आइन बनाने दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। दूसरा उसमें ये लिखा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको एक सूबा बना दें, ठीक है। तीसरा उसमें ये था कि जो सेंट्रल बजट है उसको ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। चौथी चीज़ ये थी कि जितने भी गवर्नर जनरल के साइन नहीं हुए एक्ट्स पे तो वो उन पे साइन नहीं समझे, ठीक है, उनको भी वैलिडेट कर लिया था, ठीक है। पांचवी ये चीज़ थी कि जो ईस्ट बंगाल है उसका नाम चेंज करके ईस्ट पाकिस्तान रख दिया था। अच्छा जी, अब हुआ ये था कि इस जो एक्ट था, ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का जो केस था उसी को लेके एक जो शख्स था यूसुफ पटेल साहब जो थे, इनको सज़ा मिली थी सिंध कंट्रोल ऑफ कुंडा एक्ट। अब ये जो एक्ट था इसके तहत इनको गुंडा डिक्लेयर कर दिया था, सज़ा मिल गई थी। अब इन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में अपनी सज़ा के ख़िलाफ़। अब हुआ ये था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसका था सेक्शन 8 में ये था कि जो गवर्नर जनरल साहब थे उस वक्त के, उनको ये अथॉरिटी थी कि वो ज़रूरत के मुताबिक आइन में कोई भी प्रोविज़न ऐड कर सकते हैं कि कितने दौरानिए के लिए 31 मार्च 1948 तक, ठीक है। अब इस जो अथॉरिटी थी गवर्नर जनरल की, इसको एक्सटेंड किया था एक और एक्ट ने, अमेंडमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1948 में आया था। इसने क्या किया था कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 8 के तहत ये जो डेट है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया था 1 साल के लिए,
ठीक है। अब ये एक्सटेंड हुआ था, तो इस एक्सटेंशन के नतीजे में जो इख्तियार मिला था गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ने जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें एक प्रोविज़न ऐड की थी सेक्शन 92A। सेक्शन 92 क्या था? वो ये था कि जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी जो सूबाई गवर्नर हैं उनको ऑथराइज़ कर सकते हैं कि वो ज़रूरत के मुताबिक सूबे के कोई भी एक्ट बना दें सूबे के लिए। अब इस पावर के तहत, इख्तियार के तहत, जो सिंध का जो गवर्नर थे उन्होंने एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सा? सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 1952। ठीक है। अब यूसुफ पटेल जो थे उन्होंने फेडरल कोर्ट में ये स्टांस इख्तियार किया कि देखें जी, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में आपने डिसाइड किया कि अगर असेंट नहीं मिली तो एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये जो मुझे सज़ा मिली है कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट में, मुझे गुंडा डिक्लेयर किया है, ये एक्ट किस एक्ट से बना है? सेक्शन 92A से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और ये सेक्शन 92 ऐड किस पावर से हुआ है? अमेंडमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है, इसको कोई असेंट नहीं मिली। तो अगर ये एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये जो मेरी सज़ा है तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद फेडरल कोर्ट, जिसको लीड कर रहे थे मुनीर साहब, जस्टिस मुनीर, अब उन्होंने ये डिसाइड किया, ये वर्डिक्ट दिया कि चूँकि ये एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है फिर इस हिसाब से अमेंडमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948, तो पहली बात तो ये कि इसकी सज़ा जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यूसुफ पटेल की। और दूसरी बात, अब जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो हुआ ये था कि जो एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस था, अब उसमें 2 कॉलम बनाए थे। एक में एक्ट का नाम लिखा था, दूसरा था डेट, किस डेट को ये वैलिडेट कर दिया। ठीक है। अब उसमें एक एक्ट ये भी था, इंडिया अमेंडमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर इसको वैलिडेट कर रहा है ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसको वैलिडेशन जो करेंगे, इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल क्या कर रहा है, ये आइन बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना रहा है। तो गवर्नर जनरल के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है आइन बनाने का। आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के पास है। ठीक है। तो अब ये वर्डिक्ट आ गया, यूसुफ पटेल रिलीज़ हो गए। ठीक है। दूसरी सिग्निफिकेंट चीज़ कि ये डिसाइड हो गया कि आइन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाएगी। 2 चीज़ें होगी। इसमें हुआ क्या कि कंट्री में जो पाकिस्तान है उसमें एक लीगल क्राइसिस आ गया। लीगल क्राइसिस इस तरह कि एक तो जो एक्ट बहुत ज़्यादा वैलिडेट अपना एनल हो गए हैं, 46 जो हैं असेंट के बगैर, 46 एक्ट जो हैं वो रातों रात ख़त्म हो गए। अब जो एक्ट ही ख़त्म हो गए तो इनको वैलिडेट करना या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किसने बनानी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने। और जो असम्बली है वो तो डिज़ोल्व हो गई है। तो अब एक्ट बनाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, एक्ट को वैलिडेट करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो इस हालात में जो सुहरावर्दी साहब थे, तो उन्होंने फिर ये बयान दिया था कि कंट्री इज़ फेसिंग अ वेरी ग्रेव लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। ठीक है। तो ये इसकी सारी सिग्निफिकेंस है यूसुफ पटेल केस की। आई होप यू अंडरस्टैंड द significance as well as the operation of
this whole case. Thank you.